हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले जावास्क्रिप्ट जर्नी में मैंने आपको लूप्स के कुछ मेथड कराए थे, जैसे कि फॉर ईच, रिड्यूस, मैप और फिल्टर। और ये रिड्यूस, मैप, फिल्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी इन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जैसे कि दिस कीवर्ड और एरो फंक्शन में थोड़ी सी और बातें करेंगे हम। और एक और बात है इफी, जो कि मैंने आपको शायद बताया था फंक्शंस के अंदर। क्या मैंने आपको इफी बताया था? नहीं बताया था शायद, है ना। इफी मैंने आपको नहीं बताया था। इफी का मतलब है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। हाँ जी, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, तो ये है इफी का मतलब। तो चलिए गाइस, अपनी जेएस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। हाँ जी, कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो कि आपके इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। हाँ जी, पिछली वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए थे, और आज जो ये वीडियो होने वाली है ना, इसके बाद एक वीडियो और आएगी। और उस वीडियो के बाद से मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप क्या करना चाहते हो पहले। ठीक है, चलो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर मैं अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो है जेएस की, जो कि है हाउ जेएस वर्क इन द बैक एंड। मतलब कि बैक एंड में जेएस कैसे काम करती है, कैसे कॉल बैक स्टैक काम करता है, मतलब कि कॉल स्टैक कैसे काम करता है, और कैसे वेरिएबल वगैरह की वैल्यूज रैम के अंदर सेटअप होती हैं। ये सभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो वीडियोज आएंगी वो आप अभी मेरे को बताओगे। हाँ जी, अभी इस वीडियो के कमेंट में बताओ, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के कमेंट में बताओ कि आपको पहले क्या चाहिए। देखो, हमारी बेसिक जो जावास्क्रिप्ट है एडवांस तक वो कंप्लीट हो चुकी है। एक कंसेप्ट बाकी है अभी, जो कि है क्लासेस का और प्रोटोटाइप का। हाँ जी, क्लासेस जावास्क्रिप्ट में कैसे तैयार होती हैं, ओप्स कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे काम करता है, टोटल सब कुछ हम देखेंगे उसके अंदर। तो एक तो ये है आपका टॉपिक कि पहले ये कराया जाए, या फिर एक और है जो कि मेन है, जिसकी वजह से आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, जो कि है डोम मैनिपुलेशन। हाँ जी, डोम के अंदर काम करना। डोम मतलब आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो मैं बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट आपने सीखनी शुरू करी किस चीज के लिए? वेबसाइट बनाने के लिए, है ना। तो वेबसाइट के ऊपर जावास्क्रिप्ट का प्रयोग शुरू किया जाए अभी, या फिर पहले जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल ओप्स के साथ भी कंप्लीट कर लिया जाए, बिल्कुल कंप्लीट करके फिर हम डोम में जाएं, ताकि हमको और क्लियरिटी मिले, है ना। तो मैं प्रेफर जो करूंगा, अगर देखो व्यूज तो कम है, कमेंट भी एक या दो ही आता है, तो अभी के लिए तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं खुद जो करवाना चाहता हूं वो है कि भी पहले मैं क्लासेस आपको करवाऊंगा, ओप्स कंसेप्ट कराऊंगा, प्रोटोटाइप वगैरह सिखाऊंगा आपको, सब कुछ इन सभी चीजों के बारे में। फिर बाद में हम चलेंगे वेबसाइट की तरफ, डोम मैनिपुलेशन की तरफ। मेरा मानना ये है, ठीक है। बाकी आपके कमेंट्स पे भी डिपेंड करता है, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे जिस टॉपिक पर, वो मैं आपको पहले करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट से। और यहाँ पर मैं आपको एक नई फाइल बना के दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। सिंपल 17, और उसके बाद हमारी ये जो फाइल है ये है एक तो दिस कीवर्ड पर, और है साथ में इफी पर। किस पर? इफी। ठीक है, अब ये क्या है ना, IIFE, है ना। तो खतरनाक सी फाइल लग रही है थोड़ी सी, है ना। इफी वर्ड भी खतरनाक लग रहा है। देखो, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं जो मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहले दिस कीवर्ड के बारे में बात करेंगे। दिस से आप क्या समझते हो? दिस मतलब कि यह है ना, यह पर्टिकुलर हम किसी चीज को बोल रहे हैं कि ये वाली चीज है ना, दिस। तो अगर मान लो मेरे पास टैबलेट है ना, तो टैबलेट को बोलता हूँ दिस टैबलेट। ठीक है, 4 टैबलेट रखे मेरे पास, तो मैं कहूंगा दिस टैबलेट। तो आपका जो माइंड है, जिसकी तरफ मैं उंगली करके कहूंगा ना दिस, तो आप उसी टैबलेट को देखोगे। ठीक है, टैबलेट तो सारे हैं। ठीक है, एक मान लो शाओमी का है, एक सैमसंग का है, एक एप्पल का है, और एक काफी सारे टैबलेट है। तो मैं अगर सैमसंग टैबलेट की तरफ उंगली करता हूं, तो आपको समझ आएगा, आपके माइंड में जो कॉन्टेक्स्ट चलेगा ना, जो रेफरेंस होगा, वो सैमसंग टैबलेट का होगा उस वक्त, है ना। तो दिस का मतलब है जिस पे हम फिंगर कर दे, जिसका हमारे अंदर कॉन्टेक्स्ट चल रहा हो, जिसका हमारे अंदर रेफरेंस चल रहा हो। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिस का मतलब हो जाता है जिसका रैम के अंदर कॉन्टेक्स्ट चल रहा हो। हाँ जी, जिसका रैम के अंदर रेफरेंस चल रहा हो। ठीक है, करता हूं बात आपसे इस बारे में। देखो, अगर आप और भी किसी लैंग्वेज से आए हो, जैसे कि C++ से, पाइथन से, जावा से, तो आपको दिस का मतलब पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन अगर आप पाइथन से आए हो ना, तो आपको शायद दिस कीवर्ड ना पता हो। हाँ, आपको सेल्फ पता होगा। पाइथन में सेल्फ कीवर्ड यूज होता है, वो यहाँ का दिस कीवर्ड और पाइथन का सेल्फ कीवर्ड बिल्कुल सेम है। हाँ जी, बिल्कुल सेम है, पर फंक्शनलिटी अलग हो जाती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर दिस का मतलब आप जल्दी समझोगे, लेकिन जो बिल्कुल भी किसी भी लैंग्वेज की फील्ड से नहीं आ रही हैं, तो उनको दिस का मतलब थोड़ा सा समझ आएगा, पर लेट आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ आएगा। देखो, अगर मान लो आपने एक यूजर बनाया, ठीक है,
है, एक यूजर बनाते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके अंदर उसका यूजर नेम है। क्या है उसका यूजर नेम, जिसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ अभी डेथ कोड। ओके, उसके बाद मैं इसकी जो सब्सक्राइबर्स हैं, मान लो ये चैनल है, मान लेके चलते चैनल और सब्सक्राइबर्स, और उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो है अभी कितने सब्सक्राइबर अपने 2.04 के। ओके, 2.04 के सब्सक्राइबर्स हैं। तो अभी के अंदर लिखने हैं तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में लिख लेता हूँ, ठीक रहेगा ना। और यहाँ पे यूजर की जगह चैनल लिख लेता हूँ, चैनल। ओके, और यहाँ पे चैनल नेम आ जाएगा, नेम, और बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो अब मैं मान लो एक फंक्शन बनाऊं इसके अंदर, ठीक है, फन के नाम से, और इस फन फंक्शन के अंदर मैं डाल दूं यहाँ पर एक एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन यहाँ पर इस तरीके से डाल दूं, कोमा लगाते हैं। अब मैं अगर चाहूं तो मैं चाहता हूं कि मैं इस नेम को प्रिंट करवाऊं। जब भी कोई चैनल डॉट प्रिंट, मान लो यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूं, प्रिंट, अगर चैनल डॉट प्रिंट कोई लिखता है तो मैं इस फंक्शन को रन करवाना चाहता हूं। ठीक है, अब देखो एरो फंक्शन आपको पता ही है, ऑलरेडी पता है आपको, मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। थोड़ा सा और एरो फंक्शन का कंसेप्ट मैं इसके अंदर करवाऊंगा आपको। देखो अगर मैं लिखता हूं प्रिंट, और तो ये फंक्शन कॉल होगा, है ना। यहाँ पर कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर दिस इज चैनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेव करते हैं। अब यहाँ पर इसको रन भी करवा के देख लेते हैं। नोड 17 टैब दबा के एंटर लिखूंगा तो यहाँ पर नहीं रन हुआ, क्यों? क्योंकि हमने रन नहीं करवाया। चैनल डॉट प्रिंट को रन करवाएंगे और सेव करते हैं, इसको रन करते तो यहाँ पर दिस इज चैनल ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन मैं यहाँ पर अगर चैनल का नाम, ये जो चैनल का करंट नाम है वो अगर लिखवाना चाहूँ तो कैसे लिखवाऊंगा? देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक बैकटिक, और बैकटिक के अंदर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अपनी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ हैज और डॉलर सब्सक्राइबर्स और यहाँ पर नेम। इसी तरीके से आप यूज करते हो, है ना। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं क्या ये काम करेगा। यहाँ पर आ गया एरर कि नेम इज नॉट डिफाइंड। अगर नेम डिफाइंड होता तो सब्सक्राइबर्स पर एरर आता। तो अब आप कहोगे यार ये तो एक ही स्कोप में है ना, पर ध्यान रखो ये स्कोप नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम पर्टिकुलर कह रहे हैं इसको कि भाई इस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट का जो नेम है उसकी वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे रखो डेथ कोड हैज 2.04 के सब्सक्राइबर। मेरे को ये आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम इसके इस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके अंदर एक कीवर्ड होता है दिस। ठीक है, क्या होता है? दिस। ठीक है, अब दिस डॉट नेम और दिस डॉट सब्सक्राइबर, दिस डॉट सब्सक्राइबर रन करवा के देख लो, अभी आपको समझ आ जाएगा। रन करते हैं तो देखो अनडिफाइंड हैज अनडिफाइंड। ठीक है, अब आप कहोगे यार दिस डॉट नेम में नेम आना चाहिए था आपके हिसाब से, तो जो आपने कहा है उसके हिसाब से तो नेम आना चाहिए, पर ये अनडिफाइंड क्यों? बताऊंगा क्यों अनडिफाइंड है। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको हटा लेते हैं। जान के मैंने एरो फंक्शन लगवाया था। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फंक्शन सिंपल, ठीक है, फंक्शन, और सेव करके अब मैं अगर रन करूं तो देखो डेथ कोड हैज 2.04 के सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर आप किसी भी फंक्शन में दिस कीवर्ड का यूज कर पाओगे। दिस का मतलब है करंट। क्या? करंट। जो दिस ऑब्जेक्ट पे इस फंक्शन को कॉल किया है ना, उस ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझ रहे हो? कॉन्टेक्स्ट का मतलब रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो कि इसका एक तरीके से कहते हैं ना कि भाई इस मूवी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब इस मूवी में क्या हो रखा है, चोरी हो रखी है, सस्पेंस टाइप की मूवी है, रोबरी की है, या किस चीज की है। देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट से, अगर आप नहीं समझ पा रहे कि कॉन्टेक्स्ट क्या वर्ड है, क्या चीज है। देखो अगर मान लो एक रेसिपी है, ठीक है, एक रेसिपी है, और उस रेसिपी में मैं कहूँ कि इसके अंदर ना शुगर की क्वांटिटी ज्यादा कर दो, 2 चम्मच बढ़ा दो, है ना, 2 चम्मच शुगर की क्वांटिटी बढ़ा दो, तो शुगर की क्वांटिटी जो है ना वो उस रेसिपी का कॉन्टेक्स्ट है। क्या है? कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो रेसिपी क्या बनेगी? एक रेफरेंस बनेगी, और उस रेफरेंस से, उसके रेफरेंस से हम लेके आए हैं शुगर की क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट का मतलब है ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जहां पर भी दिस कॉल होगा ना, जिसके ऊपर वाला कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का जो भी नेम हुआ वो उठा लिया जाएगा और यहां पर रख दिया जाएगा। अगर मैं इसके नेम को चेंज करता हूं, मान लो चैनल डॉट नेम को अगर मैं डेथ कोड की जगह क्या लिखूं? बताओ आप क्या लिखूं? आप बताओ। गेमिंग लिख देता हूं मैं, गेमिंग चैनल हमने अगर बना लिया कोई, और फिर मैं अगर चैनल डॉट प्रिंट करता हूं तो क्या आएगा आपके हिसाब से? हाँ जी, तो चैनल का नेम जो है चेंज होकर प्रिंट होगा यहाँ पर गेमिंग एज 2.04 के सब्सक्राइबर्स। हाँ जी, दिस फंक्शन, दिस कीवर्ड का आप इस तरीके से यूज कर सकते हो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर। हाँ जी, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब देखते हैं और कहां पर हम दिस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कमेंट कर दिया है यहाँ पर। और अब देखो एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं
console.log this, ठीक है। दिस को ही प्रिंट करा के देख ले तो क्या सा रहेगा, है ना। तो रन करते हैं इसको। तो दिस के अंदर क्या है, नेम डेथ कोड सब्सक्राइबर्स 2.04K ऑन प्रिंट फंक्शन। तो दिस के अंदर मान लो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही है, और जब भी हम इसके अंदर कुछ चेंज करेंगे तो अभी दिस की वैल्यू वही रहेगी जो चेंज हुई है, दिस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो दिस हमेशा किसको रेफर करता है, करंट कॉन्टेक्स्ट को, जो भी करंट वैल्यूज होंगी ना उस ऑब्जेक्ट की उसको रेफर करता है, ठीक है। तो यहां पर इसको कमेंट कर देंगे, और अब यहां पर मैं आपसे कुछ फंक्शन बनवाता हूं, ठीक है। तो मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन फन, ठीक है, और यहां पर मैंने इस तरीके से बना लिया है, और इसके अंदर मैं console.log करूंगा दिस, ठीक है, दिस, ओके। तो फन को कॉल भी करते हैं, यहां पर रन करेंगे इसको। तो रन करने पर क्या है, देखो कितनी सारी चीजें यहां पर मेरे को मिली हैं, और काफी सारी चीजें मिली हैं। तो मतलब कि दिस जो है वो फंक्शन के अंदर भी काम करता है, हाँ जी, फंक्शन को भी एज अ कॉन्टेक्स्ट वो लेता है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी डेटा बनाता हूं, लेट op इक्वल टू op, ठीक है, अगर लेट करता हूं मैं एक वेरिएबल op इक्वल टू op, तो क्या मैं दिस डॉट op को यूज कर सकता हूं? रन करके देखते हैं एक बार। अनडिफाइंड है, नहीं, ऐसे मैं वेरिएबल्स को नहीं उठा सकता। वेरिएबल्स में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के उठा सकता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर दिस का क्या काम है, वेट बताऊंगा, ऐसे ही जल्दबाजी नहीं करते, बताऊंगा क्या काम है। और एक और चीज, अब अगर आप फंक्शन कीवर्ड का यूज करके अगर आप बनाते हो, ठीक है, फंक्शन को, तो काम होगा, हमेशा दिस कीवर्ड उसके अंदर काम करेगा। लेकिन अगर आप किसी भी एरो फंक्शन में दिस को यूज करने की कोशिश करोगे तो वो काम नहीं करेगा। console.log और यहाँ पर दिस को अगर आप यूज करोगे तो वो काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। fun2 को कॉल करता हूं यहाँ पर और रन करते हैं, तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक अनडिफाइंड नहीं आया, एक सिंपल एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया है। तो मतलब कि इसके अंदर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक खाली ऑब्जेक्ट है। हाँ, अगर आप इसके अंदर कुछ वेरिएबल वगैरह कुछ भी बना लो वो खाली ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो यहां पर भी करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो अभी आप क्या समझ रहे हो, एक स्कोप होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्कोप होता है, उसके अंदर अगर आप दिस का यूज करोगे तो वो जो दिस है वो उस ऑब्जेक्ट का या पर्टिकुलर उसके पेरेंट का, मतलब कि उसके स्कोप का एक पूरा का पूरा क्या रखता है, पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट रखता है ना। तो मतलब कि अगर मैं फंक्शन के अंदर दिस कॉल करता हूं तो फंक्शन का कॉन्टेक्स्ट प्रिंट होता है, console log करता हूं तो दिस को, और अगर मैं बाहरी console log कर दूं दिस को तो console.log और दिस का मतलब है कि बाहर का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ग्लोबल में क्या कॉन्टेक्स्ट है जिसको दिस रेफर कर रहा है, जिसको दिस रेफर कर रहा है। सेव करके रन करते हैं तो ये आया एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब कि जो ग्लोबल में अगर आप दिस को कॉल करते हो तो वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, करंटली उसका कॉन्टेक्स्ट अभी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी है। लेकिन हाँ जी, एक और बात मैं आपको बता दूं, अब मैं खोलता हूं क्रोम, ठीक है, अब क्रोम को ओपन करता हूं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाता हूं और कंसोल में जाता हूं। यहां पर मैं सेम चीज लिखूंगा, console.log, और यहां पर मैं लिखता हूं दिस, एंटर। तो अब आया है एक विंडो ऑब्जेक्ट, क्या आया है, एक विंडो ऑब्जेक्ट आया है, और ये है एक विंडो ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो करंट कॉन्टेक्स्ट है, मतलब कि इसमें जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है वो है विंडो का कॉन्टेक्स्ट। क्या है, विंडो का कॉन्टेक्स्ट। जब भी आप डोम के साथ मैनिपुलेशन करोगे, जब भी आप जावास्क्रिप्ट को वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करोगे तो वहां पर दिस अलग चलेगा। कैसे अलग चलेगा, अब आपको यह भी बताना पड़ेगा ना कैसे अलग चलेगा। देखो यहां पर जो दिस है ना वो एक अलग इंजन के द्वारा, यहां पर जो जावास्क्रिप्ट रन करी जा रही है वो एक अलग इंजन है, और एक यहां पर जो जावास्क्रिप्ट रन करी जा रही है वो एक अलग इंजन है जिसका नाम है Node.js, ठीक है, वो एक अलग इंजन है। तो जावास्क्रिप्ट वेब ब्राउजर के अंदर एक अलग इंजन है जो कि पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करता है, विंडो का, क्योंकि उस विंडो के अंदर ही आप सारे के सारे इवेंट लिस्नर वगैरह सेटअप कर पाओगे, उसका यूज करके ही आप सारे के सारे चीजें कर पाओगे, इसीलिए वहां पर विंडो ऑब्जेक्ट रखा जाता है। और यहां पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको वेबसाइट के साथ नहीं खेलना। नोड के अंदर आप सिंपली उसको बस अपने कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। ब्राउजर के अंदर आपको विंडो ऑब्जेक्ट मिलेगा क्योंकि वहां पर वेबसाइट के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है, और उसके लिए विंडो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। कहां पड़ती है, कैसे पड़ती है, वो हम जब भी बात करेंगे जब वेबसाइट के साथ हम जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम करंट में बात करें तो हम Node.js के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो Node.js क्या है, एक और इंजन है जो कि हमारी JS को हमारे कंप्यूटर में रन करने में हेल्प करता है, और इसके अंदर जो ग्लोबल दिस कॉन्टेक्स्ट है वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है।
समझ आ गया। और इस बात का ध्यान रखना कि एरो फंक्शन के अंदर तो आपका दिस काम नहीं करता है और नॉर्मल फंक्शन के अंदर आपका फंक्शन दिस काम करता है। चलो अब आपको बताता हूं कि दिस कीवर्ड का कैसे और क्या यूज करना। मान लो एक वेरिएबल बनाता हूं मैं दिस डॉट ओपी इक्वल टू ओपी, ठीक है। यहां से इसको console डॉट लॉग से हटाते हैं, ठीक है, और यहां पर इसको भी हटाते हैं। अब देखो, अब यहां पर 3 डॉट आई हैं, इस पे आप हाथ लेके जाओगे तो क्या लिखा है, दिस इज ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन मे बी कन्वर्टेड टू ए क्लास डिक्लेरेशन। मतलब कि इसको आप क्लास बना लो, क्योंकि आपने इसके अंदर दिस का यूज कर दिया है, पर मैं नहीं बनाऊंगा क्लास, आप वेट करो एक बार, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन से अपने नए चीजें बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, देखो एक बार इसको रन करके दिखा दूं आपको, तो अभी भी जो ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी ही रहेगा। एक काम करता हूं, यहाँ पर फन को कॉल भी कर देता हूं फन, और उसके बाद मैं आपको रन करके दिखाऊं तो भी ऑब्जेक्ट जो है दिस जो है वो एम्प्टी ही है। अब देखो यहाँ पर मैं अगर वेरिएबल बनाऊं एक कॉन्स्ट फन 3 इक्वल टू फन, ठीक है, मैंने क्या किया, फन को कॉल किया और फन 3 के अंदर डाल दिया और न्यू कीवर्ड का यूज कर रहा हूं, ठीक है। एक नया कंस्ट्रक्टर फंक्शन, मतलब कि इसको कॉल करो और जो भी कॉन्टेक्ट बनेगा उसको रिटर्न कर, ठीक है, उसको इसमें रिटर्न कर दो। अब देखना यहाँ पर अगर मैं फन 3 को कॉल करता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, रन करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आया है ओपी ओपी, उसकी वैल्यू क्या आई है, ओपी ओपी। तो मतलब कि आप इस तरीके से एक फंक्शन की वैल्यूज भी सेटअप कर सकते हो और उसको एज अ क्लास भी यूज कर सकते हो। हाँ जी, अब ये आपको सजेस्ट करता है कि आप इस तरीके के फंक्शन ना बनाओ, इस तरीके से जिस मतलब कि वैल्यूज चेंज कर रहे हो इस तरीके से मत बनाओ, ठीक है। अगर आपको फंक्शन बनाने हैं जिसके अंदर दिस का यूज करना है तो वो आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में बनाओ, तब आपका काम इजीली हो जाएगा। ये समझ आ गया। अब बारी आती है एक ऐसे क्वेश्चन की जो इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पर मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ, सिंपल इसको हटा के इसको कमेंट करके यहाँ पर एक सेकंड कंट्रोल जेड एंड यहाँ पर एंटर कंसोल डॉट लॉग फन, ठीक है। मान लो क्या है वो क्वेश्चन है कि क्यों हम एरो फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड का यूज नहीं कर पाते और फंक्शन के अंदर कर पाते हैं। मतलब कि ऐसा पूछ लेते हैं कि भाई कि फंक्शन जो है आपका और जो एरो फंक्शन है उसमें डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस इतना ही है कि इसके अंदर आप दिस का यूज नहीं कर पाओगे और सॉरी इसके अंदर आप दिस का यूज कर पाओगे और इसके अंदर नहीं कर पाओगे। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि जो एरो फंक्शन होता है ना उसका जो स्कोप होता है वो लेक्सिकल होता है, वो लेक्सिकल होता है। लेक्सिकल का मतलब है कि जब भी आप एरो फंक्शन बनाओगे ना तो उसमें जो दिस है ना वो ऑटोमेटिकली आउटर स्कोप को लेगा, मतलब कि ग्लोबल स्कोप को लेगा, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, अगर आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर भी बनाओगे ना एरो फंक्शन को तो भी वो आउटर स्कोप को ही लेगा, बाहर के, सबसे बाहर के, जो कि है एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो यहां पर इसलिए आप दिस का यूज कर ही नहीं पाते हो, समझे। और जो फंक्शन होता है वो हमेशा पेरेंट का, मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट में आपने बनाया है या पर्टिकुलर फंक्शन का जिसके अंदर उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, पर्टिकुलर फंक्शन का, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो ये होता है, ठीक है। तो एरो फंक्शन में क्यों नहीं काम करता दिस? क्योंकि जो उसका स्कोप है ना वो लेक्सिकल है और इसका मतलब कि जो दिस है वो किसको रेफर कर रहा है, वो कर रहा है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को रेफर, ठीक है। ग्लोबल कौन सा है? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और ब्राउजर के अंदर जो कि क्या है, विंडो को, हाँ जी, ब्राउजर के अंदर विंडो को। देखो अभी रन करते हैं, यहां पर चलते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाएंगे और यहां पर देखना भी कंसोल के अंदर अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं कॉन्स्ट fun इक्वल टू एरो फंक्शन और इसके अंदर मैं यहां पर कंसोल डॉट लॉग करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर दिस को कंसोल लॉग करेंगे और उसके बाद यहां पर इस फंक्शन को बंद कर देंगे और फन को कॉल करते हैं यहां पर। तो यहां पर विंडो ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट आया है। इससे आप समझ रहे हो कि भाई जो दिस है वो ग्लोबल स्कोप को रेफर करता है। तो ग्लोबल स्कोप ब्राउजर में क्या होगा? विंडो ऑब्जेक्ट, और अपने नोड जेएस में क्या होगा? एक पर्टिकुलर एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यही है अपना दिस फंक्शन और एरो फंक्शन के बारे में। छोटा सा एरो फंक्शन के बारे में बता देता हूं। देखो पहले ही मैंने बताया, खैर एक बार और बता देता हूं। कॉन्स्ट अगर आप एक कोई भी एरो फंक्शन बनाते हो, ठीक है, कोई भी एरो फंक्शन अगर बनाते हो तो सिंपल सी बात है वो डायरेक्ट रिटर्न करता है। यहां पर आप जो भी लिखोगे ना, मान लो आपने 4 लिख दिया तो वो डायरेक्टली रिटर्न होगा। कंसोल लॉग करवा देता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे फन 4, ठीक है, डायरेक्टली रिटर्न होगा। ओके, देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पर इनको हटा देता हूं, इनको कंसोल लॉग से हटाओ, और कुछ कंसोल लॉग है क्या? नहीं, ठीक है, रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ फन 4 के अंदर। एक सेकंड, इसको कॉल करना था ना मेरे को, यहाँ पर और भी कुछ रन करा क्या मैंने? नहीं, सेव करते हैं, इसको रन करूँ तो फन यहाँ पर कैसे प्रिंट हो रहा है? ये फन 2 को मैं रन कर रहा हूँ क्या? फन 2 को तो कॉल ही नहीं कर रहा कोई, तो ये रन
कैसे हो रहा भाई? इसको भी हटाओ यहाँ से और अब रन करता हूँ इसको। तो अब आया यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4, तो मतलब कि जो भी आप यहाँ पे लिखते हो वो डायरेक्ट रिटर्न होता है। अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दोगे तो डायरेक्ट रिटर्न नहीं होगा, हाँ जी, तो और अनडिफाइंड रिटर्न होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा स्पेशल रिटर्न, ठीक है। तो आपको स्पेशल लिखना पड़ेगा रिटर्न, तो रिटर्न होगा, ठीक है। अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओगे, सिंपल ब्रैकेट लगा के कुछ भी लिखोगे तो भी वो डायरेक्ट रिटर्न माना जाएगा। और इसका एक फायदा है, हाँ जी, इसका एक फायदा है। ब्रैकेट्स लगाने का यूज क्या है, फायदा क्या है, बताता हूं अभी आपको। मान लो आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है जिसका मान लो नेम है डेथ कोड, और उसके अंदर मैं डाल देता हूं एक और वेरिएबल वेल इक्वल टू 44, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट मेरे को रिटर्न करवाना है, तो यहां पर मैं नहीं करवा पाऊंगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेरे को रिटर्न करवाना तो मैं ब्रैकेट लगा सकता हूं, हाँ जी। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, तो ब्रैकेट जब आप लगाओगे जब आपको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न करना हो, ठीक है, या फिर कुछ और चीज रिटर्न करनी हो जो रिटर्न डायरेक्टली नहीं हो पा रही है पर करनी डायरेक्ट है, तो आप सिंपल ब्रैकेट लगा दोगे उसके दोनों साइड में। बस इतना ही था, ठीक है। बाकी आप कर्ली ब्रैकेट अगर यूज करते हो तो आपको रिटर्न स्पेशली लिखना पड़ेगा, यहाँ पर रिटर्न लिखना पड़ेगा। और रिटर्न जब आप लिखते हो तो आपको ये सिंपल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम सेम ही होगा, ठीक है। तो इतना ही था मेन जो मैंने आपको बताना था। तो अभी जो अगला मुद्दा है वो बात करते हैं इफी के बारे में, ठीक है। इफी का मतलब है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, हाँ जी, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन मतलब कि जो उसी टाइम पे फंक्शन बनाया जाए और उसी टाइम पे वो कॉल भी कर दिया जाए। मान लो एक स्टार्ट फंक्शन बनाता हूं मैं, स्टार्ट, एक सेकेंड, कॉन्स्ट फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं, स्टार्ट इक्वल टू एक एरो फंक्शन, और इस एरो फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूं console.log और स्टार्टेड, ठीक है, सिंपल इतना कर दिया। और इसको मैं डायरेक्ट अभी की अभी कॉल कर देता हूं, ठीक है। हाँ, ये भी एक इफी है, बिल्कुल, ये भी एक इमीडिएटली इन्वोक हुआ है, जैसे ही बना है तुरंत इन्वोक हो गया है, ठीक है। तो पर ये बिल्कुल ऐसा इफी की तरह काम नहीं करेगा। क्यों इफी यूज क्यों करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आता है इफी यूज क्यों करते हैं? जब आपको फटाफट से एक फंक्शन बनाना हो, क्यों बनाना हो? ताकि आप बाहर के स्कोप से अलग रहो और आपको उसको कहीं पे भी सेव नहीं करना हो, किसी नाम में, किसी वेरिएबल में या किसी भी चीज में, तो आप ज्यादातर इफी यूज करोगे। इफी का मतलब आप उसको वहीं पर बनाकर वहीं पर कॉल कर दोगे, खत्म बात, ठीक है। बाहर के स्कोप से बचने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, बाहर का स्कोप से हम बचे ताकि, और उसको वहीं पर कॉल कर देंगे, वो है इफी। ज्यादातर हम एनोनिमस फंक्शन वहां पर यूज करते हैं। एनोनिमस फंक्शन से आप समझ सकते होंगे जिनका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। इनका तो नाम रख दिया तो इसने तो रैम में जगह ले ली कहीं पर, ठीक है, तो उनका नाम नहीं रखना, वो वहीं पर बना के वहीं पर एग्जीक्यूट करके काम खत्म करना है हमको, ठीक है। तो कैसे करोगे? पहले नाम रख के देखते हैं हम। यहाँ पर स्टार्ट को हटाता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट अगर मैं ब्रैकेट्स लगा दूं तो क्या ये काम करेगा? देखते हैं एक बार, रन करके एंटर करेंगे तो ये देखो काम नहीं कर रहा है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको हटा देंगे यहाँ से। तो ये तो एरो फंक्शन है, तो करना चाहिए काम भाई, ये हमने फंक्शन बनाया यहाँ पर और यहाँ पर ये रन हो जाएगा, ठीक है। सेव करते हैं इसको, अब रन करके देखते हैं तो अब भी एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो उसके लिए क्या करो, आप इसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लो। अब आपका ये डायरेक्टली काम रन करेगा, हाँ जी, रन करेगा। स्टार्टेड आ गया ना, स्टार्टेड। तो ये क्या है, एक हमने फंक्शन बनाया और उसको डायरेक्टली इन्वोक कर दिया। इन्वोक मतलब कि कॉल कर दिया, जैसे कि एक स्टार्ट नाम का फंक्शन बनाया, उसको डायरेक्ट कॉल कर दिया, ठीक है। एक सेकंड, स्टार्ट, उसको डायरेक्टली कॉल कर दिया। तो ये जो ब्रैकेट है, ये तो ये कॉलिंग वाले ब्रैकेट है, और ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हमारी फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन है, और वो ब्रैकेट के अंदर ही लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो एक और काम करते हैं, एक और नीचे इफी तैयार करता हूं, जैसे स्टार्टेड टू लिख देता हूं, इसके अंदर रन करता हूं, देखो अब एरर आएगा, ठीक है। एरर आया, देखो पहले तो स्टार्टेड आ गया है, ठीक है, ये तो रन हो गया इमीडिएटली, लेकिन इसके बाद का नेक्स्ट फंक्शन इमीडिएटली रन नहीं हुआ, ठीक है। इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। ये जो आपने लिखा है ये इज नॉट ए फंक्शन, क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पर बंद हुआ है ना फंक्शन, इसके बाद इस फंक्शन को पता नहीं है कि कहां पर मेरे को कोड को, इस फंक्शन को एंड करने के बाद कहां पर अपने जो कॉन्टेक्स्ट है उसका एंड कहां पर होगा। यहां पर आप एक सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, अभी भी बता रहा हूं, अगर जहां पर भी आप इफी का यूज करोगे ना, वहां पर आपको एंड में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाओगे तो इस टाइप के एरर झेलोगे, हाँ जी, बिल्कुल आ जाएंगे इस टाइप के एरर, फिर आपको प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, हाँ जी। और इसके अंदर आप डायरेक्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, एरो को हटा दो यहाँ से और डायरेक्ट आप फंक्शन लिख दो, सिंपल, ठीक है। सेव करो और यहाँ पर इसको रन करके देख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। तो आज की जो वीडियो थी गाइस वो इतनी थी, होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा एरो फंक्शंस के बारे में, इफी के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफी को,
पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर मैंने इफी करा रखा है। ओके, तो ये हो गया हमारा इफी, और आपको दिस का भी पता चल गया होगा, थोड़ा बहुत एरो फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया। तो यही था आज की वीडियो में। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, स्मैश दैट लाइक बटन गाइज, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर करें वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और सभी प्लेटफॉर्म पे जिन पर भी आप हो सोशल मीडिया पर, तो वहां पर भी शेयर करें, जैसे लिंक्डइन, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब पे आप शेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और सिर्फ डाउट नहीं, आप सिंपल कमेंट में लिख भी सकते हो कि भाई वीडियो आपको अच्छी लगी, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। और अगर डाउट आपको और डिटेल में पूछने, स्क्रीनशॉट के साथ पूछने, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।